दिल्ली में पेन फैक्ट्री में लगी आग, 11 लोगों की मौत। आग पर काबू पाने में लगे 4 घंटे, पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पीएम मोदी का रेवाड़ी हरियाणा दौरा। आज 9,750 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे पीएम। किसान आंदोलन के चलते भारत बंद। दिल्ली में बसों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। सभी प्रकार के वाहनों के लिए दिल्ली की सीमाएं सील। यूपी सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार। पीएम मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे। 5,000 अतिथियों के लिए की गई है वीवीआईपी व्यवस्था। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह में करेंगे शिरकत। एएमए कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी यूपी। चंदौली से यूपी में प्रवेश करेगी यात्रा। भारत गांधी जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी होंगी शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे भारत बंद। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का पूरे हरियाणा में असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में के सभी टोल आज 3 घंटे के लिए टोल फ्री रहेंगे। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा किसानों का रोड जाम। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक फ्री रहेंगे टोल। चढ़ूनी ग्रुप रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम का किया ऐलान। पुलिस प्रशासन की रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। 12 बजे से 4 बजे तक किसानों का रोड जाम। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक टोल फ्री रहेंगे। रोड पुलिस प्रशासन की रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। हरियाणा के सभी टोल रहेंगे आज 3 घंटे के लिए टोल फ्री। 12 बजे से 4 बजे तक रहेगा किसानों का रोड जाम। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक फ्री रहेंगे टोल। और भारत बंद पर आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ले चलते हैं राजस्थान, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को कई करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। उनको लेकर के आप चले हैं इस संकल्प यात्रा में। मेरे को लूणी, जोधपुर, भानीपुरा, बीकानेर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, आसीन, भीलवाड़ा, गाना, हेड़ा, केकड़ी, अजमेर, बिलौता, राजसमंद, नाई, उदयपुर में स्याला, नागौर में बोसाना, सीकर में लांबा, हरी सिंह, टोंक जैसे कैंपों में जाने का अवसर मिला है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन शिविरों के माध्यम से राजस्थान के अंदर 3.5 करोड़ लोगों से ज्यादा भागीदारी इन कैंपों में रही है। पिछले लाख आयुष्मान भारत कार्ड की ई-केवाईसी कर प्रदेश सबसे आगे पहले नंबर पर आया है। विशिष्ट स्वास्थ्य अभियान प्रदर्शन, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा की संख्या में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। यात्रा के दौरान 15,30,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का काम हमारे इस यात्रा के दौरान हुआ है। मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। पीएम उज्ज्वला योजना में 8 लाख पंजीयन कर हमें पहले पायदान पर हमारा राजस्थान आया है। स्थानीय खिलाड़ियों, कलाकारों, विद्यार्थियों और महिलाओं को पुरस्कार देने में हमारा प्रदेश पहले पायदान पर है। 10,621 ग्राम पंचायतों में भू रिकॉर्ड के 100% डिजिटल करने का काम इन अभियानों के माध्यम से हुआ है। ये यात्रा लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए जागरूक भी किया है और योजनाओं का अंतिम छोर पर व्यक्ति जो खड़ा है उसको लाभ भी इसमें मिला है। देश में गरीब हटाओ के नारे तो बहुत लोगों ने दिए थे, लेकिन महज नारे ही ना बनकर रह गए। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को अपनी योजनाओं के केंद्र में रखकर उस तक लाभ पहुंचाने का गंभीर प्रयास किया गया है।
मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी 2014 से योजना थी उनका आंकलन भी किया गया और जो व्यक्ति पात्र है वो किसी भी तरह से पात्र व्यक्ति रह ना जाए, इसके लिए इस संकल्प भारत योजना के माध्यम से प्रयास भी किया गया। नई नीतियां और इन्हें धरातल पर उतारने की ईमानदारी कोशिशें के जरिए देश आगे बढ़ रहा है। पहले सरकार की ओर से 1 रुपया भेजा जाता था तो कहते थे कि 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन इस लीकेज को रोकने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोलकर पेंशन सब्सिडी की राशि डीबीटी के जरिए लाभार्थियों तक भेजने का अभूतपूर्व कदम है। इससे सब्सिडी की लीकेज थम गई। अब 100 पैसे जाते हैं तो लाभार्थी को पूरे 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। अब आपका हक कोई नहीं खाता, क्योंकि अब आपके पास आपका बैंक का खाता है। आज आप जो 14,857 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं कि राजस्थान के लिए इतनी बड़ी सौगातें आपने प्रदेशवासियों को दी हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इन विकास कार्यों के माध्यम से राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परिदृश्य का कायाकल्प होगा। राजस्थान में जल संसाधनों की कमी विकास में एक बड़ी बाधा है। आपने ERCP पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के साथ एकीकृत की जो सौगात दी है, उसके लिए पूरे राजस्थान वासियों की तरफ से कोट कोट धन्यवाद देता हूं कि 13 जिलों में पीने का पानी और 2,80,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई के लिए इससे पानी मिलेगा। ये निश्चित रूप से हमारे लिए जीवनदायी साबित योजना आपने दी है। आपके नेतृत्व में हमारा भारत तेजी से विकसित हो रहा है और आज पूरी दुनिया में हमारा देश के सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा हो रहा है। और यहाँ पर कई करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने। भजनलाल ने बताया कि कैसे विकास हो रहा है, कैसे जनधन खातों की वजह से लोगों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की ही सफलता है और नरेंद्र मोदी का विजन है। भारत बंद में बात कर रहे हैं किसानों का जाम और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं भारत बंद की। किसानों ने आज आपको बता दें कि रोड जाम करने का प्लान बनाया है, साथ ही साथ भारत बंद का आह्वान किया है। जो हरियाणा में टोल 3 बजे तक फ्री रहेगा। हरियाणा से खबर जहां पर आज संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद रहेगा। देश के किसान मजदूर से की गई अपील कि आज अपने काम को पूरी तरह से बंद रखें। कल किसान संगठन प्रतिनिधियों की बैठक होगी, आगे के आंदोलन को लेकर फैसला लिया जाएगा। एम्बुलेंस, शादी, मेडिकल दुकान, जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। हवाई अड्डों और सभी इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेंगी। निजी कार्यालय और ग्रामीण औद्योगिक संस्थान बंद रहेंगे। सर्विस सेक्टर के संस्थान बंद रहेंगे। हरियाणा में बंद का दिख रहा है असर। आगे के आंदोलन को लेकर कल बैठक में लिया जाएगा फैसला। एम्बुलेंस, शादी, मेडिकल दुकान और जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से चलेंगी। ट्रेड यूनियन और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 16 फरवरी को भारत बंद की कॉल की दी थी, जिसका सुबह से ही मोगा में असर देखने को मिल रहा है। तस्वीर है मोगा की, जहां पर किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए। छोटे दुकानदारों को भी इसका समर्थन है। वहीं रोडवेज भी बंद है। कुछ यात्री भी परेशान हो रहे हैं। भारत बंद का किया गया आह्वान, असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा और देश की 10 ट्रेड यूनियंस की तरफ से और सभी तमाम जितनी भी देश की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी वर्गों से संबंधित
उनसे द्वारा ये कॉल थी आज की भारत बंद की, और इनमें जो दिल्ली आंदोलन की मांगे बाकी रह गई थी, जिसमें एमएसपी की खास मांग है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के जो भाव है वो दिए जाएं। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के जो किसान शहीद हुए उनको इंसाफ दिया जाए, किसानों मजदूरों का समुच्चा कर्जा माफ़ किया जाए, किसान मजदूरों की पेंशन लगाई जाए, डिपार्टमेंट्स में, सरकारी डिपार्टमेंट में जो ठेकेदारी सिस्टम है कंट्रैक्ट बेस्ड, वो उसको बंद करके वो पक्की वो सरकारी भर्ती है वो की रेगुलर भर्ती की जाए। मजदूरों का जो लेबर कोड लाई है सरकार, जो कानून थे मजदूरों ने लड़के प्राप्त किए थे अपने इंसाफ करके, उनको रद्द करके 4 लेबर कोड सरकार लेके आई है, उसको रद्द करने की मांग है। जिला गुरदासपुर के अलग अलग कस्बों में डेरा बाबा नानक, फतेहगढ़, चूड़िया, कलानौर, ध्यानपुर आदि ट्रेड यूनियन और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका सुबह से ही असर देखने को मिल रहा है। सभी बाजार और बस सर्विस भी बिल्कुल बंद है। किसानों ने किया भारत बंद का आह्वान। नोएडा से खबर जहां पर मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम, कड़ी चेकिंग के चलते एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। दोनों ओर की सर्विस लेन पूरी तरह से बंद है। ट्रैफिक डायवर्जन के चलते NH9 पर लगा है जाम। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम, कड़ी चेकिंग के चलते एक्सप्रेसवे पर लगा है जाम। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए दिल्ली और यूपी पुलिस मुस्तैद। NH9 मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगी है वाहनों की लंबी कतार। दोनों ओर की सर्विस लेन पूरी तरह से बंद। दोनों सर्विस लेन को फिलहाल बंद किया गया है और आपको बता दें कि इसकी वजह से भीषण जाम लगा हुआ है। आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने किया बंद का आह्वान। देश के किसान मजदूर से की गई है अपील। मुनेंद्र शर्मा नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखविंदर सैनी पंजाब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद गुप्ता जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्यूरो चीफ है। बहुत सबसे पहले शुरुआत मुनेंद्र आपके साथ करेंगे। क्या कुछ अपडेट है? किसानों ने जो बंद का आह्वान किया है उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल भैया, बताना चाहूंगा कि किसान मोर्चा के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद में आज नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, दोनों में भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसी हिसाब से आज बंद होना चाहिए, लेकिन अभी तक पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कहीं भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, कोई ऐसी जो कि रुझान होने चाहिए कि इनके मतलब जाम करेंगे कुछ भी। अभी तक ऐसा कुछ भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कहीं पर भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार पुलिस लोगों को डाइवर्ट करने के लिए बता रही है कि इन रास्तों से ना निकले, लेकिन फिर भी जैसे कि किसान नेताओं ने कल कहा था कि वो काफी क्षेत्रों में जाकर के मार्केटों को बंद करेंगे, लोगों को दुकानों बंद करने के लिए बोलेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी क्षेत्र से दुकान बंद करने का या इस बंद का कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, विनोद गुप्ता जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विनोद जी, भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? अनम्यूट कीजिएगा। विनोद जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। ठीक है, सुखविंदर सैनी का असर देखने को मिल रहा है। जी, हम अगर बात करें, हम अभी चंडीगढ़ अंबाला रोड पे हैं। यहाँ पे
जो भारत बंद का ऐलान था जो 12 बजे से लेकर 4 बजे था, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो सफाई कर्मचारी एसोसिएशन है उनकी तरफ से जो है आज 10 बजे से लेके ही यहाँ पे जो पटियाला चौक पड़ता है वहाँ पे अपनी मांगों को लेके और किसानी समर्थ जो है उसको लेके जो संघर्ष चालू कर दिया और रास्ते रोके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बता दें कि कोई एम्बुलेंस आती है या कोई जरूरी जिससे निकलना होता है, किसकी मजबूरी होती है, उसको नहीं रोका जा रहा। बहुत ही शांतमय तरीके से यहाँ जो प्रदर्शन किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि अभी तक किसान जैसे बंदियां चाहे नहीं पहुंची, लेकिन ये सफाई कर्मचारी यूनियन के जो बंदे हैं 10 बजे से लेके यहाँ पे अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतमय प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर किसानों की, तो किसानों की क्या कुछ मांग है और सरकार से वो क्या चाहते हैं? क्या बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है? अब बातें 2 मीटिंग 3 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। जैसे बता दें कि 2020 में भी ये संघर्ष जो किसानी संघर्ष हुआ था और 378 दिन चला था, वहां पे मांगे मानने की जो बात कही गई थी और 31 दिसंबर 2022 को जो संघर्ष को खत्म करके वापस आए थे। लेकिन आज तक जो एमएसपी लागू नहीं हुई और जो पर्चे हुए थे, जो मामले दर्ज हुए तो वो कैंसिल नहीं हुए, उनको लेकर किसानों में कहीं ना कहीं रोष है। उसके संबंध में दोबारा संघर्ष करने का जो ऐलान किया गया है। और बता दें कि अभी एसकेएम जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो अभी इस संघर्ष में नहीं आया है। लेकिन जो शंभू बॉर्डर की बात करें, हम चरमड़ी बॉर्डर की बात करें, खनौरी बॉर्डर की बात करें, वहां पे हजारों की गिनती में किसान जो पहुंच चुके हैं और लगातार किसानों और पुलिस जो हरियाणा पुलिस प्रशासन उसके बीच में झड़पें हो रही है। हजारों की गिनती में जो है किसान भी जख्मी, पुलिसकर्मी भी जख्मी। जी ठीक है सुखविंदर जी, वापस आते हैं आपके पास। विनोद जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कितना असर भारत बंद का देखने को मिल रहा है? विनोद जी, आपको आवाज आ रही है? विनोद जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लेंगे परेड की सलामी। बता दें कि नित्यानंद राय लेंगे दिल्ली पुलिस परेड की सलामी। दिल्ली पुलिस मना रहा है अपना 77वां स्थापना दिवस। दिल्ली पुलिस में सराहनीय कार्य करने वालों का होगा सम्मान। नित्यानंद राय लेंगे दिल्ली पुलिस परेड की सलामी। दिल्ली पुलिस मना रही है अपना 77वां स्थापना दिवस। दिल्ली पुलिस में सराहनीय कार्य करने वालों का होगा सम्मान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लेंगे परेड की सलामी। दिल्ली पुलिस मना रहा है अपना 77वां स्थापना दिवस। दिल्ली पुलिस में सराहनीय कार्य करने वालों का होगा सम्मान। नित्यानंद राय लेंगे दिल्ली पुलिस परेड की सलामी। खबर हनुमानगढ़ से के नौहट से है, जहां पर नगर पालिका की बजट बैठक गुरुवार को नगर पालिका परिसर में आयोजित की गई है। बैठक में 89 करोड़ 10,26,000 रुपए का अनुमानित बजट पारित किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोटिया ने बताया कि वर्ष 2024-25 में पारित किया गया बजट कस्बे में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। इस बैठक में विभिन्न वार्डों के होने वाले विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में साफ सफाई, सड़कों व स्ट्रीट लाइटों के मुद्दे छाए रहे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अब की बार को एक सड़कें बढ़ानी चाहिए आपको। और ये 30 करोड़ लाख रुपए देना संभावित है। तो इस तरह 89 करोड़ 10,25,000 का बजट। खबर जयपुर से, जहां पर इस मौके पर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मानी रियाट भी मौजूद रही। मौके पर समस्याओं को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान महापौर ने मुरलीपुरा जोन के 21 वार्डों के पार्षदों को वार्डवार सुना। महापौर ने सभी शिकायतों को सुना है। 15 दिवस
महापौर ने जनसुनवाई में पट्टों की लंबी समस्याओं को सुना, मौके पर फाइलें मंगवाकर निस्तारण भी किया। सर एक मिनट और यहाँ रुकेंगे छोटे सा ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। में नगर निगम आयुक्त की कार की टक्कर से शहर के मदार गेट पर बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंची, जहां पर शव को मोर्चे में रखवाया गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार पर राजस्थान लिखा हुआ था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर राज्य सरकार की मंशा है कि आमजन को अधिकतम गुणवत्तापूर्वक राहत दी जाए। गुरुवार को हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई में सीएम सुधांशु पंत वीसी के माध्यम से सभी जिलों से जुड़े रहे। सीएस पंत ने कहा कि सभी अधिकारी लगन और संवेदनशीलता से जनसुनवाई कर रहे हैं। यह प्रशंसा के काबिल है। 98% से अधिक प्रकरणों में राहत दी जा रही है। शेष रहे परिवारों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर लगातार रिजेक्शन वाले परिवादियों को जनसुनवाई में बुलाया जाए। जिला कलेक्टर खानाराम में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई की। इस दौरान कुल 74 परिवेदनाएं आई हैं। और इसी बीच आपको फरीदाबाद से खबर बता देते हैं। फरीदाबाद से खबर, बल्लभगढ़ के बस डिपो पर दिखा बंद का असर। किसान संगठनों ने किया था भारत बंद का ऐलान। बस डिपो के प्रधान और बस चालक कर रहे प्रदर्शन। भारत बंद के चलते भारी पुलिस बल तैनात। बस डिपो के प्रधान और बस चालक कर रहे प्रदर्शन। भारत बंद के चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बस ना चलने से यात्रियों को हो रही है परेशानी। बल्लभगढ़ के बस डिपो पर दिखा भारत बंद का असर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। बिजली पैदा करने के मामले में दुनिया में अग्रणी देशों में आ चुका है। हमारे राजस्थान पर सूर्य देव की असीम कृपा है, इसलिए राजस्थान को बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। आज यहां एक सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण
और 2 प्लांट्स का शिलान्यास हुआ है। इन प्रोजेक्ट से बिजली तो मिलेगी ही, हजारों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास है कि हर परिवार अपने घर पर सौर ऊर्जा पैदा करे, सोलर एनर्जी पैदा करे और अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी करे। इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक और बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। ये योजना है पीएम सूर्य घर। पीएम सूर्य घर, इसका मतलब है मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। इस योजना के तहत शुरुआत में देश भर के 1 करोड़ परिवारों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए हर परिवार के बैंक खाते में सीधे मदद भेजेगी और इस पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका सबसे अधिक लाभ मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को होने वाला है। उनकी घर की बिजली मुफ्त हो जाएगी। सोलर पैनल लगाने के लिए बैंकों से सस्ता और आसान ऋण भी दिलाया जाएगा। मुझे बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने भी 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है। ये दिखाता है कि डबल इंजन सरकार गरीब और मध्यम वर्ग का खर्च कम करने के लिए कितना काम कर रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए हम देश के 4 वर्गों को मजबूत बनाने में जुटे हैं। ये वर्ग हैं युवा, महिला, किसान और गरीब। हमारे लिए यही 4 सबसे बड़ी जातियां हैं। मुझे खुशी है कि इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए मोदी ने जो गारंटी दी थी उन्हें डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। अपने पहले बजट में ही राजस्थान की भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए 70,000 भर्तियां निकाली हैं। आप पिछली सरकार के दौरान बार बार जो पेपर लीक होते थे ना, पेपर लीक से लगातार परेशान रहे हैं। इसकी जांच के लिए राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अभी पार्लियामेंट में कुछ ही दिन पहले ही एक कड़ा कानून बनाया है, मजबूत कानून बनाया है। इस कानून के बनने के बाद पेपर लीक माफिया गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। साथियों, राजस्थान भाजपा ने गरीब परिवार की बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी। इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। इससे राजस्थान की लाखों बहनों को लाभ मिल रहा है।
और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। राजस्थान से में वर्चुअली जुड़े कई करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फरीदनगर लाल मैदान में लंबे समय से अवैध रूप से रेती, गिट्टी और मुरूम का भंडारण किया जा रहा था, जिस पर संगठित पत्रकार द्वारा शिकायत की गई थी और शिकायत करने के आधार पर खनिज विभाग की टीम ने दबिश देकर भंडारण कर रहे रेती और मिट्टी को जब्त कर नगरपालिका निगम के अधिकारियों के समक्ष पंचनामा तैयार किया है। ये अवैध गिट्टी और मुरूम के अवैध भंडारण का आज शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत पे खनिज अमला मौका निरीक्षण किया है। ये लाल मैदान स्थित फरीदनगर में लगभग 6 ट्रिप रेत, 3 हाइवा गिट्टी और कुछ मुरूम वहाँ पे भंडारण किया गया था, जिसका जब्त करके कार्रवाई किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ खनन परिवहन भंडारण नियम के तहत वैधानिक कार्रवाई और दंड वसूल किया जाएगा। आगे क्या कार्रवाई करेंगे इसमें हमने उनको नोटिस जारी किया है वैध अभियान पास प्रस्तुत करने के लिए। फिर भी ये पूर्ण प्रकरण अवैध भंडारण का है, इस कार्रवाई होगी। कांकेर वन मंडल में एक बाबू से परेशान होकर कांकेर वन मंडल के 5 रेंजर मेडिकल लेकर छुट्टी पर चले गए। कांकेर रेंज ऑफिस में इन दिनों कुछ भी सही नहीं चल रहा है। डीएफओ कार्यालय में पदस्थ लेखा प्रभारी और वन मंडल के 5 रेंजरों के बीच आपस में तकरार हो गई। कांकेर वन मंडल में 5 रेंज कार्यालय है, जिसपे कांकेर इन सभी जगहों के रेंजर मेडिकल लगाकर छुट्टी पर चले गए हैं। रेंजर एसोसिएशन संघ की बैठक भी रखी गई थी, जिसके बाद रेंजर संघ ने सीसीएफ से मुलाकात कर लेखा प्रभारी वीरेंद्र नाग को डीएफओ कार्यालय से हटाने की मांग की है। देखिए, सबसे पहला चीज तो ऐसे महत्वपूर्ण पद पे या स्थान पर बैठना नहीं चाहिए उसको, है ना। यदि आप कर्मचारियों की जवाबदारियां लिए हैं तो वैसे जगह में बैठना नहीं चाहिए, और बैठ गए हैं तो कम से कम विभाग का जो शुद्ध वातावरण है उसको शुद्ध रखना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। उसी चीज को हम लोगों ने अधिकारी से निवेदन किया है कि इसकी जांच की जाए, और यदि हमारे रेंजर्स दोषी हैं तो उनका भी स्थानांतरण या जो भी कार्रवाई है विभागीय वो किया जाए, और यदि बाबू के साथ है, बाबू कर रहे हैं तो उनका किया जाए। और ये छोटी सी बात है, जिस महत्वपूर्ण पद पे आप बैठे हुए, स्थापना में बैठे हैं, तो वहाँ की गरिमा को बना के रखना चाहिए। आप फील्ड के स्टाफ से भी जाके पूछ सकते हैं कि उनका लहजा जो है वो काफी नकारात्मक है, तो उसका ही विरोध किया जा रहा है। सिस्टम का छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट रेंजर एसोसिएशन की आज क्रांति बैठक यहाँ पे संपन्न हुई। यहाँ पे क्रांति का अग्रणी और अन्य वन मंडलों से भी यहाँ पर साथी आए। यहाँ हमारे संभागीय अध्यक्ष के द्वारा कुछ हमको शिकायत प्राप्त हुई थी कि वन मंडल में हमारे जो शाखा प्रभारी के द्वारा कुछ आपस में वित्तीय मामले हो या उसमें मामले में जो भी आपस में कुछ उसके निराकरण के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए थे, और हम लोग सभी ने निर्णय लिया है कि जब तक उस बाबू का स्थानांतरण यहाँ से नहीं हो जाता, तो हमारे जो 4 रेंज अफसर अभी 5 रेंज अफसर जो अभी ईएल में है, आगे अन्य वन मंडलों से भी सभी रेंज में जाएंगे। और हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है और हमारे माननीय सीसीएफ सर को इस प्रस्ताव के बारे में चर्चा किया गया है और 3 दिन का समय दिया गया है। बलौदाबाजार जिले में भाटापारा थाना क्षेत्र के 2 दुकानों में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग भी है। तीनों ने मिलकर 5,50,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बीते दिन भाटापारा शहर क्षेत्र के गांधी मंदिर वार्ड स्थित कृषि केंद्र और ट्रैक्टर रिपेयर दुकान से 5,50,000 रुपए नकदी की चोरी हुई थी। दिन पहले भाटापारा शहर थाना क्षेत्र में कुछ स्थानों पर चोरियां हुई थी और उसमें नगद 5 लाख से अधिक नकदी चोरी हुई थी, और एक और मामले में 53,000 के लगभग नगद की चोरी हुई थी। दोनों मामलों में पुलिस ने खोजबीन की और कुछ संदेहियों पर शंका के आधार पर उनकी छानबीन की, तो चोरी का सामान चोर सहित बरामद हुआ है। उसमें 3 आरोपी सामने आए हैं जिनके पास से चोरी की सामग्री
और नकदियां बरामद हुई। 5 लाख कुल चोरी गई थी और उसमें दो अलग अलग आरोपियों के पास से कुल 3,51,000 की नकद बरामद हुई है। अभी इनके पिछले जीवन वृत्त का निकाला जा रहा है। अलग अलग थानों के मामले हैं, अगर निकल आते हैं तो उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अन्यथा अभी इनको, ये हमारी जानकारी में है कि इस तरह की इनकी गतिविधियां पहले भी रही हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के रतनपुर क्षेत्र के मदनपुर में पाखंडी बाबा ने झांसे में लेकर 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़कियों को दैवीय शक्ति से पैसों की बारिश होने का झांसा देकर पूजा पाठ करने के नाम पर यह किया गया। कुंवारी लड़कियों का पूजा पाठ करने पर ज्यादा पैसे बरसने पर झांसा दिया गया। पुलिस ने पाखंडी बाबा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबर बीजापुर के भैरमगढ़ से, जहां पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पीसी कर विधायक प्रतिनिधि अभिषेक ठाकुर पर भाजपा जिलाध्यक्ष लव कुमार रायडू पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। रायडू ने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव से ही मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, जिसका रिकॉर्डिंग भी है। ये सब इसलिए हो रहा है कि मैं भाजपा के लिए काम ना करूं, इनको लोकसभा में हार नजर आ रही। मैं बताना चाहता हूं कि अभिषेक सिंह विधायक विक्रम मंडावी के विधायक प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने चुनाव के समय से लेकर चुनाव के बाद, मतदान होने के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद मुझको 6 बार व्हाट्सएप कॉलिंग करके गंदी गंदी गालियां देता था और आपको जिंदा रहना है तो आप रहिए, नहीं रहना है तो आपको भैरमगढ़ छोड़ के जाना है। इस टाइप के अश्लील गालियों का प्रयोग करते करते मुझे बहुत प्रताड़ित करता रहा। 13/2/24 के 11:55 पर हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक प्रतिनिधि अभिषेक सिंह स्टेट बैंक अपने निजी कार्य के लिए जाते हैं। वहाँ पीछे से आकर के लव कुमार रायडू, जो उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, उसने गाली गलौज कर और लोहे के राड से उसके अभिषेक सिंह पर मारपीट किया जाता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहा है, सुन लेते हैं। और जब भी हमारी फोर्स, चाहे वह सिविल पुलिस हो, केंद्रीय पुलिस बल हो, सुरक्षा के इस बेहतरीन माहौल को बनाए रखने के लिए उन्हें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वह उतने ही चुनौतीपूर्ण भी होता है, संवेदनशील भी होता है। एक तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ ही आपराधिक गिरोहों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसमें उनके जीवन का एक ही संकल्प होता है कि हमें हर हाल में एक कॉमन मैन के मन में विश्वास बनाए रखना है, शासन का विश्वास बनाए रखना है। तो दूसरी ओर एक कॉमन मैन भी अपनी सामान्य समस्या को लेकर के सबसे पहला वह किसी के पास आता है, तो जहां पे सिविल पुलिस होती है, सिविल पुलिस के पास वो अपनी समस्या को लेकर के आता है, सुरक्षा से संबंधित मामले को लेकर के, अपराध से जुड़ी हुई किसी घटना को लेकर के, या फिर केंद्रीय पुलिस बलों के जवान जहां पर कार्य कर रहे हैं उनके पास जाकर के वह गुहार करता है। उस समय हमारा व्यवहार कैसे है, हमारा पब्लिक के साथ संवाद कैसा है, ये इस पे निर्भर करता है और उसके मन में एक नया विश्वास उसके माध्यम से पैदा होता है। मैं बार बार इस बारे में सोचता हूं
कि हमें दोहरी भूमिका के साथ कार्य करना होता है। हमारे पुलिस बल को कार्य करना होता है। एक तरफ संवाद का रास्ता, कॉमन मैन के साथ संवाद बनाना, संबंधित स्टेक होल्डर के साथ संवाद बनाना, दूसरी तरफ असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हुए उसे परिणाम तक पहुंचाना। और उस समय उसके मन में एक ही भाव होता है कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ससे महीम। मुझे अपने नागरिकों को इस प्रकार का माहौल देना है, भले उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना बलिदान देना पड़े। इस दृष्टि से जब वह कार्य करता है कि अगर बलिदान हुआ तो स्वर्ग का राज भोगूंगा, लेकिन अगर जीता तो एक कॉमन मैन के चेहरे की खुशी से उसको लगता है कि मैं ही इस राज को प्राप्त कर रहा हूं। ये बड़ी बात होती है, दूसरे की खुशी में खुश होना, दूसरे के दुख में दुखी होना। और इस भाव के साथ जब पुलिस बलों के जवान कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह उस राज्य के या उस बल के परसेप्शन को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और यह मैंने पिछले 7 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर अनुभव किया है। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश का गत चुनाव केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर हम लोग चुनाव जीतने में सफल हो गए। कॉमन मैन के मन में एक विश्वास था कि सुरक्षा का माहौल है, हर व्यक्ति सुरक्षित है। लोगों ने कहा नहीं, हमें ऐसा ही माहौल चाहिए। लोग बहुत सारे प्रश्न करते थे, लेकिन हर व्यक्ति एक बात कहता था, देखो सुरक्षा सर्वोपरि है। हर व्यक्ति के सामने सुरक्षा और उससे बनने वाले परसेप्शन किस रूप में। हमने गत वर्ष अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस उत्तर प्रदेश राज्य में कोई निवेश करने के लिए पहले आना नहीं चाहता था, गत वर्ष हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से 10 लाख से अधिक के निवेश प्रस्ताव को इसी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग का सेरेमनी आयोजित करने जा रहे हैं। आभार मान करिए। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे ले चलते हैं लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उसी धरोहर को आगे बढ़ाता है जिसको हमारी वैदिक परंपरा में कहा गया, आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान जहां कहीं से भी आएगा हमें उसके लिए द्वार खुले रखने पड़ेंगे। और आप सबके परस्पर अनुभव ये वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान वो नहीं होता जो पुस्तकों में लिखा होता है, वो हमें शिक्षित कर लेगा, तात्कालिक रूप से जानकारी दे देगा। लेकिन ज्ञान वह है जो फील्ड की ड्यूटी के दौरान आप अनुभव करते हैं। अपराध की बदलती हुई प्रकृति, अपराध के वर्तमान स्वरूप के अनुरूप किस प्रकार की हमें रणनीति तय करनी है, यह देश काल और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। लेकिन अपराध घटित हुआ है, अपराध उत्तर प्रदेश में हो या तमिलनाडु में, बंगाल में हो या महाराष्ट्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर होता है, उस अपराध को जानने, अपराध की प्रकृति के बारे में फिर रणनीति तैयार जब हम लोग करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। हम लोग देखते हैं साइबर ठगी के बहुत सारे मामले आते हैं हमारे पास, और यहां पे पुलिस के सामने चैलेंज होता है क्योंकि यहां का पीड़ित यहां का है, ठगी कहीं और से हो रही है। अगर यहां पुलिस कहेगी साहब इसका तो यूपी से कोई संबंध नहीं, तो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन एक चैलेंज है, उस चैलेंज का सामना अवेयरनेस से भी हो सकता है, परस्पर समन्वय से भी हो सकता है, और इस प्रकार के तत्वों के साथ
फिर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जब पूरे अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस एक साथ मिलकर के परस्पर समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है, तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। अपराधी के मन में एक भय पैदा होता है और उन स्थितियों के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम जनता के सामने जब रखते हैं, पब्लिक के सामने रखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार की प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजों को यहां पर हमें देखने और सीखने का अवसर प्राप्त होता है। मुझे प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन हो चुका है और ऐसे तमाम समिट उत्तर प्रदेश में पूर्व में हो चुके हैं। जुलाई 19 में आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।